नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। मैं आपका दोस्त करतम रावल आज आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 7 जून 2018 गुरुवार। तो देखते हैं, जो हमारा वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्राइस है वो 10,000 है। लेकिन पहले 2000 एस्पिरेंट को ये 5,000 रुपीज़ में मिल रहा था। तो आपकी अवेलेबिलिटी चेक करिए, क्या क्या आपको ये 5,000 में मिलेगा या नहीं। तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, चैट विंडो को यूटिलाइज कीजिए और अगर आपको ये 10,000 रुपीज़ में नहीं मिल रहा है तो आस्क फॉर अ डिस्काउंट कूपन कोड, जो प्रमोशनल कूपन कोड है उसकी डिमांड करिएगा। यहाँ से आपको ये चीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी प्रमोशनल कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम याद रख लीजिए दोस्तों, www.upsciesexams.com। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। इसके अंदर जनरल स्टडीज़ के 8 सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरा जो वीडियो कोर्स है वो शेड्यूल डे बाई डे तरीके से यहाँ पे अपलोड होगा। पहले से रिकॉर्डेड चीज़ यहाँ पे नहीं पोस्ट आउट की जाएगी। पूरा का पूरा कोर्स आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो हो या पीडीएफ हो। इसके अलावा आप इसकी जो वैलिडिटी है इसका आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। 18 महीने तक के टाइम पीरियड तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 2019 के मेंस एग्जाम तक की। और यहाँ पे 350 प्लस वीडियोस आएंगे जो 250 प्लस आवर्स के होंगे। तो आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, गिव अवे के अंदर चल रहा है। इस कोर्स के साथ आपको गिव अवे में मिल रहा है करंट अफेयर्स। नवंबर टू अप्रैल की गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आएगी। नवंबर टू अप्रैल के द हिंदू एडिटोरियल के पीडीएफ्स, फिर जीएस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो 6 महीने के थे वो सारे। इसके अलावा 30 पेपर मॉक पेपर्स दिए जाएंगे जो आपके आंसर के साथ होंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होगा, तो आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी। और जो हमारी मैगजीन है तपस्वी आईएएस एकेडमी की, उसका आपको 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और ये भी आपके घर तक आपको पहुंचाई जाएगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स है। तो हमारी जो वेबसाइट है www.upsciesexams.com, उसकी विजिट लेना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो पहला जो निकल के आता है एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस का है कि सेम क्राइसिस मोर मिडलर्स, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो भी समस्या है उसके अंदर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको पहले ओवरव्यू में दे देता हूँ, फिर यहाँ पे सिर्फ रीड आउट करेंगे तो भी काम बन जाएगा। पहली बात कि इंडिया और पाकिस्तान में जो टेंशंस चलते हैं, इतने सालों से चलते आ रहे हैं, वो पहले की आज की बात नहीं है, पहले से चले आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे दोनों देशों के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को छूट मिल गई है कि जब चाहे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पे अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो इसका मतलब है कि दूसरे कंट्रीज आपके इस न्यूक्लियर वेपन्स के यूज और न यूज करने पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और आपत्तियां जताते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या होगा कि आप जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात करोगे तो जितने डेवलप ज़्यादा करोगे उतने लोग आके आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स के अंदर इंटरफियर कर देंगे और कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास होंगे वो सामने वाले की आर्मी से नहीं डरेंगे। तो थियोरेटिकली ये बोलते हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो मिलिट्री एक्शंस जो है उसको ज़्यादा यूटिलाइज कीजिएगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि दो देशों के बीच में समस्या होगी तो जो तीसरे देश होंगे, तीसरे यानी कि जो उसके अलावा के जो भी देश होंगे, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होंगे, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के इस क्राइसिस के लिहाज से काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वो दोनों देशों की साइड के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पहले का जो टाइम पीरियड था उस समय पे क्या था कि पाकिस्तान जब भी हमारी ओर आंख उठाकर देखता था तो अमेरिका उसकी मदद करता था। फिर बाद में अमेरिका ने उसकी साइड लेना छोड़ दिया और उसको एक तरह से निगलेक्ट करना शुरू किया। तो बाद में क्या हुआ कि तब हमारे रिलेशंस रसिया के साथ अच्छे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस खराब होने लगे तो हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे होने लगे। बाद में क्या हुआ, रशिया जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगा और पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस इंजन्स वगैरह प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया।
तो यहाँ पे दूसरे जो कंट्रीज होते हैं वो कहीं ना कहीं खुश होते हैं अगर दो नेशंस लड़ते हैं तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इवन यहाँ पे कारगिल की बात की गई है कि एट कारगिल दिस अमाउंटेड टू प्रेशरिंग पाकिस्तान टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स टू इट्स साइड of the line of control in Kashmir, while in subsequent crises the US played down the middle, promising both sides that it will do their bidding vis-a-vis the opponent। तो दोनों साइड की और कारगिल वाली समस्या के ऊपर कश्मीर का जो मुद्दा था, लाइन ऑफ कंट्रोल थी कश्मीर के अंदर, उन सारी जगहों पे जो समस्या हुई थी वहां पे अमेरिका आया था मिडलर बन के। तो मिडलर के तौर के ऊपर उन्होंने दोनों साइड को प्रॉमिस की थी। इवन यहाँ पे न्यूक्लियराइजेशन अगर आप करोगे तो वर्ल्ड वाइड आइज आपके ऊपर रहेगी। जो साउथ एशियन क्राइसिस है उसमें भी यही चीज देखने को मिली थी, और यही होता है अगर आपके साथ न्यूक्लियर वेपन भी है और आप किसी देश के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख पाते हो या नहीं है या फिर इश्यूज है, तो दूसरे देशों के आपके ऊपर नजर बनी रहेगी। दूसरी बात, उसका कॉन्ट्रवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। फिर आपको पता भी है यूएस जो है वो सैंक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगा देता है, दूसरे देशों को परमिट और रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये करना है और ये नहीं करना है के तौर के ऊपर। तो जो ये क्राइसिस जो है वो सेम है, लेकिन बढ़ते दिनों के सामने, बढ़ते न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट के सामने जो मिनरल्स है वो बढ़ जाते हैं। यही है इस आर्टिकल के अंदर बताई गई बात का जिस्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो रीड आउट कर लेते हैं। न्यूक्लियर वेपन हैव not offered India and Pakistan the promised strategy independence. They have made the two countries independent on the whim of external mediators during a crisis. Nuclear weapons were to offer everything from security to elevated international status and great freedom from international pressures otherwise exerted on countries such as India and Pakistan. In international relations, period of heightened tension offers the best test of how effectively countries can hold their own against external influencers. As the theory goes, if you have nuclear weapon, you are immune to major military action from your adversary, so its stronger third party patrons. By extension, you also have greater freedom to push back against external pressure and act more independently in crisis moments. Nuclearization led the world to maintain a microscopic eye on South Asian crisis. At Kargil, this amounted to pressuring Pakistan to withdraw its troops to its side on line of control in Kashmir, while in subsequent crises, the US pays down the middle, promising both the sides that it will do their bidding vis-a-vis the opponent। तो बहुत ही क्रूशियल बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारे ऊपर भी आगे बोलने वाले मिलेंगे यहाँ पर। दूसरा जो एडिटोरियल है, मर्जिंग आइडियाज नॉट कैडर्स, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे और उसकी जो वर्किंग पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटलिज्म होता है वहाँ पे उसकी बात है कि हर एक काम जो है वो अलग अलग विभाग को यहाँ पे सौंप दिया जाता है। तो बिबेक डेब्रॉय की कमेटी थी, उसकी यहाँ पे सजेशंस आई है कि पहले क्या होता था कि सिविल्स, अभी करंटली यही है, सिविल सर्विसेज जो है वो पूरी एग्जामिनेशंस जो है इनके रिक्रूटमेंट की लेती है, जो चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हो तो उसके ऊपर की। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जामिनेशन है वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सर्विस एग्जामिनेशंस लेती है, जो 5 इंजीनियर्स होते हैं उनकी। तो यहाँ पे डेब्रॉय कमेटी ने जो एक सजेशन दिया था वो 2 सर्विसेज का सजेशंस दिया था कि सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन होगी वो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट वाली हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ही ले, और बाकी की यूपीएससी ले सकती है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक करंट मैट्रिक के अंदर डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंटलिज्म के ऊपर फोकस किया जाएगा और जो मैट्रिक है उसको डेवलप किया जाएगा, तो जो रिलेशंस होंगे, जो रिलेशनशिप्स बिल्टअप होगी, उससे जो आउटपुट होगी 2 या 3 या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के, वो एक सही ढंग से कोऑपरेटिव तरीके से बिहेवियरल अप्रोच के अंदर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मर्ज करना है कैडर्स को, जो मेजर सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं उसके ऊपर डेब्रॉय कमेटी के वर्ड्स आते हैं। और पॉसिबल तरीका ये है, अगर यही करेंगे तो आपको रिजोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा और कोऑर्डिनेशन होगा इश्यूज का। तो वहां पर आपको जो कमेटी है उसका ये क्वाइट आयरॉनिकल अप्रोच दिखाई पड़ता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप है
of picking a cosmetic solution to a complex solution। तो ये एक बिचौलिया रास्ता है, इस तरह की बात यहाँ पे दीपक डिब्रॉय ने यहाँ पे बोली है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ जो यहाँ पे इश्यूज है। तो यहाँ पे देखिए, कमिटी फॉर रेलवे रिफॉर्म्स fall into bureaucratic trap of picking a cosmetic solution to a complex problem. Every committee that studies the railway identifies departmentalism as a major constraint for bringing down about rapid changes in organization. The Bibak-Debroi committee refers to the negative aspect of the functional specialization as departmentalism। तो किस तरह से किस वर्ड को फोकस किया है वो याद रखिएगा, डिपार्टमेंटलिज्म के ऊपर ये पूरा कंटेंट है। दूसरी बात, द करंटली personnel for each of the department are recruited as distinct cadre through the civil service examination for the 4 non-engineering discipline and the engineering service examination for the 5 engineering ones। The Debroi committee suggests of 2 service, one recruitment through the civil service examination and other through the engineering service examination is worth examining the current context। जो मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग वाली जो सर्विसेज होनी चाहिए उसकी सर्विस की एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ले, और जो नॉन इंजीनियरिंग सेगमेंट है और उसकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो सिविल सर्विस के हाथ में सौंप दी जाए। तो करंट मैट्रिक्स आर डिपार्टमेंटल इन द फोकस एंड वी कुड डेवलप metrics that are able to measure the relationship between the output of 2 or more departments. We might be able to get a better hold on cooperative behavior. The merger of cadre is a major surgical intervention proposed by the Debroi committee। घुसने की बात हो रही है यहाँ पर डिब्रॉय कमेटी की कि मर्जर है कैडरे का, उसके होने से क्या होगा। इट इज पॉसिबली अ वे ऑफ रिजॉल्विंग कैरियर प्रोग्रेशन issue but not coordination issue। It seems that committee quite ironically falls into the bureaucratic trap of picking a cosmetic solution albeit surgical to a complex problem। तो यहाँ पे कैडर्स को मर्ज नहीं करना है, आइडिया को मर्ज करना है। तो ये सोच जो है डिब्रॉय कमेटी की, उससे एक ये ब्यूरोक्रेटिक टैप से क्या निकला जा सकता है, तो ये एक सॉल्यूशन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या इस चीज से जो इम्प्लीमेंटेशंस आएगी उससे जो कोऑपरेशन है बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द रेलवे सिस्टम, तो क्या इसके अंदर रिफॉर्म्स आने की संभावना है कि नहीं है, इसके रिजल्ट्स जरूर से देखेंगे। अगर ऐसा चीज होती है और यहाँ पे कुछ एडिटोरियल्स निकल के आते हैं तो हम यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स आपके लिए यहाँ जरूर से लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस ऐसी चीज आने के बाद आपको तुरंत प्राप्त होती रहेगी। फिर आता है फोर्स्ड हाइक। तो यहाँ पे जो आरबीआई है उन्होंने इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करते हुए अपना जो रेपो रेट है उसके ऊपर 25% इन्हेंसमेंट पॉइंट लगा दिए हैं, यानी कि 0.25% यहाँ पे जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया है। और अभी का जो करंट का रेपो रेट बना है वो है 6.25%। तो ये सारे आंकड़े आते हैं 3 दिन की मीटिंग के बाद, जो मॉनेटरी पॉलिसी की 3 दिन की मीटिंग चली उसके बाद ये आंकड़े आरबीआई ने डिस्क्लोज किए। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो कहती है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर बढ़ोतरी के कारण जो समस्याएं उद्भव हो सकती है उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे किन किन मुद्दों के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो जो हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की और अर्जेंटीना के जो रेट बढ़े हैं उससे भी यहाँ पे हमारे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इवन जो यूएस की फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है उन्होंने भी रेट्स के अंदर इंक्रीमेंट किया है, तो इससे यूएस से इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अनदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे कि भी जो लोन है वो कैपेसिटी के हिसाब से लिए जाएंगे और यूटिलाइजेशन वो एकदम से परफेक्ट किया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है यहाँ पर प्रमोट होगी और जो जीडीपी का जो प्रोजेक्शन अभी लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर जो हमारे आंकड़े निकल के आ सकते हैं वो होंगे 7.4%। तो यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिल सकती है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अभी जो है इन लोगों ने जो स्टैंस लिया है, आरबीआई ने, वो एकदम से न्यूट्रल स्टैंस लिया है कि वो बोल नहीं रहे हैं कि क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या पड़ सकती है। तो एक तरह से न्यूट्रल स्टैंस लेके एक बैलेंस तरीके से इन बातों को यहाँ पे रिवील किया गया है। और यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि जो भी जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के कारण जो इकोनॉमी के अंदर जो बुरा प्रभाव पड़ा था उसके ऊपर यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए मैं ये आर्टिकल रीड आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। आरबीआई रेजेस रेट
In response to domestic inflation risk, global market movement, government must heed the warning. The decision of Monetary Policy Committee of the RBI to raise its benchmark repo rate by 25 basic point to 6.25%, the first such hike in overall 4.5 years, not have been anticipated by many economists and analysts who had bet on the central bank interest rate setting committee maintain status quo. Emerging market peers such as Indonesia, Philippines, Turkey, Argentina have already raised rates, which with indication of the further tightening depending on the US Federal Reserve, which is meeting next week in the backdrop of growing expectation of the few more rate hike in US, India. The more positive is the improvement in loan ऑफ टेकन कैपेसिटी यूटिलाइज एंड द एमएससी यानी कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट activity continue to remain robust, promoting towards retained GDP growth projection at 7.4% for the financial year 2018 and 19, reinforcing recent data which pointed to be recovery underway and the fact that the economy may have shrugged off and disruption caused by demonetization and GST. तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो अब तो न्यूट्रल बात के अंदर रखे गए हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद जो पॉइंट बनते हैं वो हमारी इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि आने वाले समय के अंदर हमारे देश के हालात किस तरह से रहेंगे, क्या इन्फ्लेशन आएगा या नहीं आएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसके साथ जो रेपो रेट बढ़ाया है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जो थियोरेटिकल क्राइटेरिया है उससे ये है कि भाई रेपो रेट तभी बढ़ाए जाते हैं जब यहाँ पे इंफॉर्मेटिव तरीके से यहाँ पे चेंज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेरा वीडियो है उसके लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको अगर मॉनेटरी पॉलिसी, रिपोर्स, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये सारी चीज़ें आपको समझनी हो तो उस वीडियो के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारा वीडियो कोर्स है उसके रिगार्डिंग आपको अगर कूपन कोड चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, आपको कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारा जो कोर्स है उसकी आप विजिट ले, हमारी वेबसाइट की विजिट ले, वहाँ पे जो डेमो लेक्चर्स रखे गए हैं उसकी आप विजिट ले और देखिए किस तरह से यहाँ पे बेसिक लेवल से लेके प्रो लेवल तक की कोचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। और सारे के सारे वीडियोस और पीडीएफ जो है अनलिमिटेड टाइम एक्सेसिबल है, तो वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ें आपके लिए हम रोज़ बरोज़ की यहाँ पे लाते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा थिंग्स प्रोवाइड की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो 2019 के मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें और हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और आप क्रैक करके दिखाएं, ताकि आपका जो विजन है वो अचीव कराने के लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, हो सके इतना इसको लाइक कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्रिप्शन के बाद उनको बेल आइकन क्लिक करना होगा और बेल आइकन के माध्यम से ही उनको सारे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मोबाइल और कोई भी डिवाइस हो उसके ऊपर उनको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बने रहिएगा हमारे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।